Good morning, everyone. Our today's topic is Class 12, Unit 2, Chapter number 66, Molecular Basis of Inheritance. In this video, we are going to talk about the structure of DNA. ये एक DNA का structure है. Double helical structure बना हुआ है इस diagram में. Let us talk about its structure in detail. This is the structure of DNA. DNA is a longer polymer of deoxyribonucleotide. A deoxyribonucleotide is a condensation product of three chemicals. DNA deoxyribonucleotide की एक पॉलीमर चेन है, यानी कई बार deoxyribonucleotide जो है वो अटैच्ड हुए हैं और लंबी लंबी चेन बनाए हुए हैं, उन्हीं से ही हमारा डीएनए का फॉर्मेशन होता है. ये deoxyribonucleotide तीन चीजों से मिलकर बनता है. पहला है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस. जब एक पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, अगर हम डायग्राम में देखें, ये पेंटोज शुगर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये नाइट्रोजनस बेस है, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है. ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक लंबी सी चेन बनाया हुआ है इसने, और यहाँ से भी एक लंबी चेन है और यहाँ से भी एक लंबी चेन है. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर एक हमारा डीएनए का होता है और ये तीन बेसिक मॉलिक्यूल्स चीजों से बने हुए हैं: पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस जो बेस होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक को हम प्यूरीन कहते हैं और दूसरे को पायरिमिडीन कहते हैं. तो नाइट्रोजनस बेस इज ऑफ टू टाइप, वन इज प्यूरीन, अनदर वन इज पायरिमिडीन. अगर हम प्यूरीन की बात करें तो इसमें इसको दो भागों में क्लासिफाई करा है, एडिनाइन एंड गुआनाइन, वेरस pyrimidine, साइटोसिन एंड थाइमिन. तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है एडिनाइन और दूसरा नाइट्रोजनस बेस थाइमिन, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडिनाइन को, टी से थाइमिन को, जी से गुआनाइन को, सी से साइटोसिन. सो नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन. प्यूरीन दो भागों में क्लासिफाइड है, एडिनाइन और गुआनाइन, और पायरिमिडीन साइटोसिन और थाइमिन. आरएनए में थाइमिन के बदले क्या लग जाता है? यूरेसिल. The length of DNA is usually defined as the number of nucleotide or pair of nucleotide. So DNA की लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने न्यूक्लियोटाइड या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ये एक न्यूक्लियोटाइड है पूरा, ये उसका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों ने मिलकर एक पेयर बनाया, नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े हुए हैं. तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हैं लंबी चेन में या पेयर कितने प्रेजेंट है, उससे डिसाइड होता है डीएनए की लेंथ कितनी है. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में या स्पीशीज में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसे हम बेस पेयर भी कहते हैं, अलग अलग होते हैं. जैसे कि एक इकोलाई बैक्टीरिया में जो बेस पेयर होता है वो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो इतने होते हैं. अगर एक ह्यूमन की बात करें तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं. तो अलग अलग स्पीशीज में जो बेस पेयर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है. डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो तीन बेसिक मटेरियल से बना हुआ है: फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर. फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर. ये जो नाइट्रोजनस बेस है दो टाइप में क्लासिफाइड की गई है, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन्स. प्यूरीन के अंदर दो प्रकार होते हैं, एडिनाइन एंड गुआनाइन. ये इसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उसके बेसिस पे इसको टू टाइप्स में डिवाइड करा गया है. और पायरिमिडीन में दो प्रकार के थे, साइटोसिन एंड थाइमिन. हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं डीएनए का, उससे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये एक नाइट्रोजनस बेस, ये पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस, ये वाला नाइट्रोजनस बेस, और ये फॉस्फेट ग्रुप. ऐसे ही पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड और एक लंबी चेन बना रहे हैं.
एक चेन दूसरे चेन से लिंक्ड होती है, नाइट्रोजनस बेस से कनेक्टेड होती है, और जितनी लंबी चेन होगी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कितने न्यूक्लियोटाइड उसमें प्रेजेंट है या न्यूक्लियोटाइड पेयर्स प्रेजेंट है। ये पेयर को हम बेस पेयर भी कहते हैं, इसको BP से इंडिकेट किया जाता है। लेट अस स्टडी स्ट्रक्चर अगेन फर्दर। न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड by a biochemist Friedrich in 1869 from the nuclei of pus cell and named this substance as nuclein. The compound was later renamed as nucleic acid by Altman, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड है DNA और RNA उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी देखी गई, तो अल्टमैन ने उनको उसका नाम न्यूक्लियन से न्यूक्लिक एसिड कर दिया। देन उसके बाद चरगाफ रूल आया। लेट अस स्टडी व्हाट इज चरगाफ रूल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजुअली आस्क्ड इन द पेपर। व्हाट इज चरगाफ रूल? सो दिस इज चरगाफ रूल। In 1950, Chargaff formulated important generalization on the basis and other content of DNA. जो चरगाफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेस पेयर्स के ऊपर ये जो नाइट्रोजनस बेस है उनके ऊपर कमेंट करा था। उन्होंने कहा था इन अ गिवन डीएनए द प्यूरिन एंड पिरामिडिन्स आर ऑलवेज इन इक्वल अमाउंट। किसी भी डीएनए में जो प्यूरिन्स होती हैं और जो पिरामिडिन्स, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये हमेशा कैसे होती है? बराबरी में, यानी जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरामिडिन्स होंगे। प्यूरिन हमें पता है कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन, एडिनाइन और गुआनाइन। और पायरामिडिन जो है उस दो प्रकार के साइटोसिन है, थायमिन। इन्हें जितने एडिनाइन और गुआनाइन होंगे उतने ही क्या होंगे? थायमिन एंड साइटोसिन होंगे। द मोलर अमाउंट ऑफ एडिनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू थायमिन है। जितने एडिनाइन होंगे उतने ही थायमिन होंगे, और जितने गुआनाइन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। शुगर, डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप ऑकर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, ये भी बराबरी में ही होंगे। एंड द रेशियो ऑफ एडिनाइन प्लस थायमिन and guanine plus cytosine is variable but constant for a species, which can be used to identify the source of DNA. So this rule is called as Chargaff rule. Hope you have understood about Chargaff rule. What is Chargaff rule? It is very important. कि क्या कह रहे हैं चरगाफ? कि प्यूरिन और पिरामिडिन हमेशा बराबर बराबर क्वांटिटी में होते हैं। हमने दो प्यूरिन्स देखे, दो पिरामिडिन देखे। जितने एडिनाइन और गुआनाइन होंगे उतने ही थायमिन और साइटोसिन होंगे। एडिनाइन हमेशा किसके इक्विवेलेंट होगा? थायमिन के। एडिनाइन, जितने एडिनाइन होंगे, अगर 49 एडिनाइन है तो 49 भी क्या होंगे? थायमिन होंगे। अगर एडिनाइन और गुआनाइन 50 होंगे तो थायमिन और साइटोसिन जो है वो भी टोटल अमाउंट में कितने होंगे? 15 होंगे। और जितने गुआनाइन होंगे उतने ही साइटोसिन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो दिस रूल इज कॉल्ड एज Chargaff rule. Then Watson and Crick worked out the first correct double helix model of DNA from X-ray photographs of Wilkins and Franklin, and they have given a double helical structure 3D model of DNA for which they got Nobel Prize in year 1962. So Watson and Crick ने एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था। ये स्ट्रक्चर उन्होंने कैसे बनाया? उन्होंने विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, उन्होंने डीएनए का एक एक्सरे फोटोग्राफ तैयार कर लिया था। उसी की मदद से उन्होंने एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसके कारण उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन द नेक्स्ट वीडियो we are going to study in detail Watson and Crick model of DNA. Thank you.